स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 2। आज हम बात करने वाले हैं वीसीपी एंड इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एंड इसके साथ हम स्टेज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में बेसिक बातें की थी एंड लास्ट के 2 वीडियोस काफ़ी बेसिक थे। अब हम जो बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो ध्यान से समझना। थोड़ी वीडियोज़ लंबे हो सकते हैं। मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूँ कि वीडियोज़ मैंने बोला था 10 मिनट से कम का रखूँगा, लेकिन अगर मैं 10 मिनट से कम का वीडियो रख रहा था सो इसमें क्या हो रहा था कि मेरा बेसिक पार्ट तो कवर हो जा रहा था, बट एडवांस पार्ट कवर करने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ता। सो आई थॉट कि दोनों को एक साथ ही कवर करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, स्टेज एनालिसिस मैंने बोला, तो स्टेज एनालिसिस में बेसिक टू एडवांस अगर आप जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि समझाने लायक हैं एडवांस में जा करके। ठीक है, बेसिक में तो आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो, बट एडवांस में जाके कि इसको आप बिटवीन द लाइंस कैसे रीड कर सकते हो, मतलब जो चार्ट्स है उसके इन बिटवीन कैसे देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये सब समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे, बट हम पूरा टॉप टू बॉटम या फिर बेसिक टू एडवांस कवर करते हुए चलेंगे। नहीं तो फिर वो हो जाएगा कि अभी मैंने बेसिक बना दिया, बाद में मैं एडवांस वीडियो बनाऊंगा, दोनों का लिंक मिस हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत लोगों को शायद बेसिक वीडियो मिले, एडवांस ना मिले। बहुत लोग एडवांस में डायरेक्ट चले गए, बेसिक उन्होंने देखा ही नहीं। सो ये सब चीज़ें जिससे ना हो, इसी वजह से मैं इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में बात कर ली थी, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग इसे बहुत कम वेटेज देते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का सीधा मतलब समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक ही रेंज में कंसोलिडेट करना एंड एक्सपेंशन मतलब या तो अप मूव या तो डाउन मूव, जिसे हम सिंपल कहते हैं। कोई भी स्टॉक है, हमें यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है बस, ज़्यादा हमें इसमें डीप में नहीं जाना क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे वो नीचे जा रहा हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन फॉलो होगा। अगर स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद एक्सपैंड करेगा, अगर स्टॉक एक्सपैंड करता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस में चलता रहेगा। कभी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि स्टॉक लगातार ऊपर जा ही रहा है और जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। एंड इसी का वाइस वर्सा, कभी स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है और रुक ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं होता। ये पहली बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे, वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर की तरफ गया है लेकिन यहाँ से ही नीचे की तरफ चला आया कंसोलिडेशन के बाद। सो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा? सो द सिंपल थिंग इज़ कि अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, सो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, सो बेस इन होने के बाद या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी वो जब एक्सपैंड करेगा तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो मूव किया था इस कॉन्ट्रैक्शन से पहले। मतलब कि इसने ऊपर आया था, ये ऊपर आया था कॉन्ट्रैक्शन से पहले, सो कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि ऊपर ही जाएगा। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ है जो मैं यहीं पे ऐड ऑन कर देता हूँ, ये स्टेज एनालिसिस का पार्ट है लेकिन मैं यहीं पे ऐड ऑन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर स्टॉक ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से 3-4 बना लिए, उसके बाद जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज़ वेरी लो। मतलब कि अगर वो मान लो एक फर्स्ट बेस बनाया तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, सेकंड बेस बनाया ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई है, थर्ड बेस बनाया ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है अगर स्टॉक स्ट्रांग है तो, फोर्थ बेस बनाया, अब यहाँ पे स्टॉक की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि अगर आप इस मूव को देखोगे दिस मूव इज़ अबाउट 100% हो चुका होगा, 100% 150% मूव हो चुका होगा। तो कभी भी स्टॉक अगर 80-100% मूव कर जाता है उसके बाद फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसीलिए हमेशा ये चीज़ जैसे मैंने बताया स्टेज एनालिसिस का पार्ट है और मैं उसमें भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि हमेशा आपको 3 बेस तक, थर्ड बेस तक आपको यहाँ पे जाना है और फोर्थ बेस को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फोर्थ बेस से मैं तो ट्राई नहीं करता क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ऑड्स होता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे ऑपोजिट में फिर काम करने लगती है। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सी सेंस है कि अगर कोई स्टॉक 100% 150% चला है, इसके बाद बहुत कम चांस होते हैं कि वापस से वो उसी स्पेस में चलता ही रहेगा। ठीक है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज एनालिसिस जो कि इसी का एक पार्ट है। अब यहाँ पे हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टेज इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड बेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको इन दोनों को सेम नहीं मानना है कि स्टेज का मतलब ही बेस होता है, बेस का मतलब ही स्टेज होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है। ओके, सो यहाँ पे स्टेज एनालिसिस में क्या होता है, स्टॉक पहले स्टेज 1 में होता है, दिस इज स्टेज 1। ठीक है,
उसके बाद स्टॉक स्टेज 2 में आता है, उसके बाद स्टॉक स्टेज 2 में ही रहता है, एंड जब स्टॉक का स्टेज 3 आता है तो वो टॉप बनाता है, एंड स्टेज 4 में वो स्टॉक नीचे आ जाता है, एंड फिर से स्टेज 4 के बाद वो फिर से वही स्टेज 1 में आ जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्टेज 1 में आने के कुछ केसेस हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेज 1 में कैसे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैराबोलिक मूव आए। पैराबोलिक मूव मतलब एक तरफा मूव, लगातार स्टॉक जो है 10-20-40% तक लगातार स्टॉक एक ही तरफ चला है। उसके बाद हमें एक बहुत मेजर करेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद स्टॉक या तो साइडवेज हो जाता है, एंड जब इस टाइम पे ये साइडवेज होता है इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये बहुत टाइम तक साइडवेज हो जाता है, कभी कभी 1 साल तो मैं कम कह रहा हूँ मिनिमम, फिर 2 साल 4 साल और सो ऑन, वो स्टॉक पे डिपेंड करता है कि वो कब तक साइडवेज रहेगा। लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि स्टॉक जब बहुत हाई अप ट्रेंड में मूव देता है या पैराबोलिक मूव देता है, फिर उसके बाद स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आता है, एंड इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन का सिंपल मतलब होता है कि ये वोलेटिलिटी को एक्सक्लूड कर रहा है, वोलेटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी को बाहर निकाल रहा है, तो हमें ये कंसोलिडेशन देखने मिलती है। कंसोलिडेशन जहाँ पे हो रहा है इसका सिंपल मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ से वोलेटिलिटी जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो एक तो ये बेस 1 हो गया, ठीक है, सॉरी स्टेज 1 हो गया ये। ठीक है, एंड एक और सीन होता है, वो क्या होता है कि स्टॉक डायरेक्टली ही इस तरह से नीचे आ रहा होता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, एंड उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे बेस इन करने लगता है, एंड फिर वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, ऊपर जाता है। तो ये स्टेज अगेन दिस इज स्टेज 1। ठीक है, एंड इस तरह से बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। दीज आर द 2 मेन सिनेरियोज। बहुत टाइम आपको ये भी देखने मिलेगा स्टॉक बहुत ऊपर गया, मतलब आई मीन 300-400% स्टॉक चल गया, एंड उसके बाद स्टॉक जो है बहुत बड़ा बेसिंग में चला जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं आता। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो मैं स्टेज 1 ही से कहूँगा। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एडवांस में। लेकिन आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, स्टॉक स्टेज 1 में कैसे आता है, या तो इस तरह से आएगा स्टेज 1 में, या तो स्टॉक कैसे आएगा, या तो इस तरह से गिरता हुआ आएगा एंड उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा। दीज आर द 2 केसेस। ठीक है, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। ठीक है, दीज आर द 2 केसेस। अब आगे बढ़ते हैं, एंड मैं वापस से आ जाता हूँ इधर। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टेज 1 आ चुका है। हम समझ चुके हैं कि स्टेज 1 में स्टॉक कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेज 1 के बाद हमें किस पे फोकस करना है? हमें हमेशा फोकस करना है स्टेज 2 पे। ठीक है, हमेशा हम स्टेज 2 पे ही फोकस करेंगे। जो हमारा ट्रेडेबल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, वो हमें स्टेज 2 पे जा करके मिलेगा। स्टेज 1 में भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कम रहेगी। ठीक है, स्टेज 3 में भी आप जाकर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कम रहेगी। स्टेज 4 पे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा कहाँ पर रहेगी? स्टेज 2 में आपको ज़्यादा मिलेगी एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी स्टेज 2 है, ये भी स्टेज 2 है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेज 2 में एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेज 2 में क्या होता है कि स्टॉक जो है ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका है, एंड अप ट्रेंडिंग स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में क्या बताया था कि जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है एंड उसके पहले वो अप ट्रेंड में होता है, इसके बाद भी वो अप ट्रेंड में ही ब्रेकआउट देने वाला है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड चांसेस ज़्यादा होना मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाना। ठीक है, सेम गोज़ फॉर दिस कि यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में है एंड उसके बाद ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर से स्टॉक यहाँ पे जो है अपसाइड मूव देने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बेसिस के बाद ट्रेड करना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा फिर से साइड में चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आप इस चीज़ को समझो कि एक RS रेटिंग होती है, मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको भी छोड़ो, आप सिंपली स्ट्रेंथ, किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, या फिर उसका सेक्टर बहुत अच्छा है, कोई न्यूज़ है स्टॉक में। ठीक है, या फिर वो ओवरऑल जो उसके रिलेटिव उसके साथ वाले स्टॉक्स हैं, मतलब कि रेलवेज़ हो गए सारे के सारे, या फिर PSU बैंक्स हो गए सारे के सारे, वो एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो स्टॉक जो है, जैसे मान लो मैंने बोला कि दिस इज़ बेस 1। ठीक है, यहाँ पे तो स्टेज 1 है, स्टेज 1 सॉरी, दिस इज़ नॉट बेस 1, दिस इज़ स्टेज 1। ठीक है, ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 से स्टॉक बाहर निकला, दिस इज़ स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 में दिस इज़ फर्स्ट बेस। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि स्टेज और बेस में क्या अंतर है। दिस इज़ फर्स्ट बेस ऑफ सेकेंड स्टेज, दिस इज़ स्टेज 2, लेकिन दिस इज़ बेस 1। ठीक है, इसमें से स्टॉक ने कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया। ठीक है, दिस इज़ सेकेंड स्टेज और सेकेंड बेस। ठीक है, फिर स्टॉक यहाँ से भी ऊपर गया, दिस इज़ थर्ड स्टेज
और थर्ड बेस और सेकंड स्टेज, ठीक है। दिस इज स्टेज, ठीक है, स्टेज 2 ही चल रहा है अभी तक हमारा, लेकिन बेस 1 था ये बेस 2 था एंड दिस इज बेस 3, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे बेस के बाद क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब कोई कोई स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो फोर्थ बेस भी कर लेता है, दिस इज बेस 4, ठीक है। एंड सो ऑन, कोई कोई स्टॉक जो है ये स्टेज 2 ही है, कोई कोई स्टॉक फिफ्थ बेस भी कर लेता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी तो स्टॉक ने फिफ्थ बेस भी कर लिया, दिस इज़ बेस 5 ऑफ स्टेज 2, ठीक है। अब जो है फिफ्थ बेस, फोर्थ फिफ्थ बेस इज़ द लास्ट। इसके बाद अगर स्टॉक करता भी है तो बहुत वोलेटिलिटी मिलेगी आपको एसएल नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा एसएल नहीं मिलेगा, एंड उसके बाद स्टॉक जो है बहुत फेक आउट देगा, ठीक है। ये सब होता रहेगा, मतलब कि जितनी ज़्यादा बेसेस होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। जितने ज़्यादा बेसेस बनेंगे उतनी ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, उतने ज़्यादा पैटर्न्स थोड़े बहुत अजीब से आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है, दीज आर द एडवांस थिंग्स, ठीक है। एंड अब जो है यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ द स्टेज 3 एंड इसके बाद क्या होगा, स्टॉक जो है नीचे आ जाएगा। आप खुद ब खुद देखोगे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका ऐसे लिट हो जाएगा एंड स्टॉक नीचे आ जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ओके सो नाउ हमारा जो स्टॉक है वो स्टेज 3 में आ चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने बताया स्टेज 4 में फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये वापस स्टेज 1 बनाने लगेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बेस 1 जो होता है, एक सेकेंड मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो अब आपको पूरा ये दिख रहा है पिक्चर, ठीक है। जब हमारा बेस 1 होता है, दिस इज़ बेस 1, ठीक है, तब स्टॉक क्या करता है, तब यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छे से पैटर्न बनाता है, बहुत अच्छे से एसएल दे के, बहुत छोटा सा एसएल दे करके मूव करता है, ठीक है, और हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बेस 2 जो बनता है स्टेज 2 में, ये भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें होती है। बेस 3 जो होता है वो भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत लोग बेस 2 तक ही करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं बेस 3 तक करता हूँ, उसके बाद अगर और बेस बनाता है तो मैं इन बेसेस को इग्नोर कर देता हूँ, बेस 3 तक मैं जाता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, वैसा ही आपको देखने मिलेगा, बहुत अलग तरह से मूव्स देखने मिलेंगे, बहुत छोटे बेसेस देखने मिलेंगे, सही से बेस फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले ही ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों मैं नहीं करता। तो हमें क्या क्या करना है, हमें स्टेज 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेस पे ही ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज़ द मेन कोर कॉन्सेप्ट, इसके आगे आपको नहीं जाना है। यही हमारा जो है आप कह सकते हो समरी है स्टेज एनालिसिस का। एंड इसके बाद नॉर्मली जो है अगर आप ट्राई भी करते जाते हो तो ठीक है, आपके पैसे थोड़े बहुत बनते रहेंगे, लेकिन फिर आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको फील होगा पैसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, सो वापस आते हैं। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़े से साफ़ सुथरे तरीके से लिखी हुई है। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को कि जैसे मैंने बताया स्टेज 1 इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, स्टेज 2 हमें ट्रेड करना है, ये बेस 1 है, ये भी ट्रेड कर सकते हैं, ये बेस 2 है। बहुत लोग बेस 3 तक भी जाते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर ये जो है स्टेज 3 आ जाता है हमारा। स्टेज 3 में क्या होता है, फिर स्टॉक यहाँ पे जो है बहुत वोलेटाइल होकर के डाउन ट्रेंड में चला जाता है एंड यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है हमारा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे ये समझ में आ जाए आपको बेटर तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द स्टॉक ऑफ RVNL, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम एग्जांपल पे चलेंगे और पूरा एक तरह से RVNL को बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टेज 1 में मैंने ये ऑरेंज बॉक्स बना रखा है, मतलब मैंने जैसे बताया आपको स्टेज 3 में आप ट्राई कर सकते हो। स्टेज 3 जब बन रहा होगा आपको पता नहीं होगा वो स्टेज 3 है, जब आपका एसएल हिट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा ओके सो यहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे भी मैंने ऑरेंज बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया स्टेज 3 में आप ट्राई कर सकते हो, आपको ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि यस दिस इज स्टेज 3। और उसी तरह से यहाँ पे स्टेज 1 का जो ये ऑरेंज बॉक्स है, कभी कभी स्टॉक स्टेज 1 में भी सेट होने लगता है। सो उस केसेस में बहुत बार मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। जब मार्केट सिनेरियो अच्छा हो, जब स्टॉक बहुत अच्छा हो, जब सेक्टर बहुत अच्छा हो, मैं बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ों को देख करके अगर मुझे लगता है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी से एंटर करने की कोशिश करूँगा, अगर यहाँ पे ये बेस बन रहा होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेज 1 जो होता है ना वो हमेशा 200 EMA के नीचे बनता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाइड नहीं होता, जो पहले का स्टॉक है वो बहुत वोलेटाइल हो चुका होता है एंड उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस वजह से जो वोलेटिलिटी है वो बाहर जाती है, जो एक्सट्रैक्ट होती है वोलेटिलिटी,
तो यहाँ पे हमें ट्रेंड नहीं पता होता कि हमारा यहाँ पे ट्रेंड क्या है। जैसे यहाँ पे स्टेज 2 में हमें ट्रेंड पता है, स्टेज 2 में हमें ट्रेंड पता है बेस 1 बेस 2 में, लेकिन यहाँ पे नहीं पता। इसी वजह से यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है एंड बहुत लोग यहाँ पे ट्राई नहीं करते। ठीक है, मैं भी पर्सनली यहाँ पे ट्राई नहीं करता। इफ़ आई हैव नो बेटर सेटअप्स, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये सेट लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, भले ये स्टेज 1 पे है लेकिन बहुत अच्छा है, सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और भी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा आगे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें मैं सोच सकता हूँ। आइदर द मेन थिंग जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको स्टेज 2 पे पहले फोकस करना है, दैट्स इट। एग्जाम्पल पे अब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा होगा कि भाई दिस इज स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 हमेशा आपको 200 EMA के नीचे ही देखने मिलेगा। ठीक है, दिस इज स्टेज 1। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, बहुत इरेटिक मूव्स है, स्टॉक नीचे आया फिर ऊपर आया, तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेट कर रहा है नॉर्मली। ठीक है, फिर उसके बाद एक अच्छी कैंडल आती है, बहुत लोगों को लगेगा ओके दिस इज द एंड ऑफ स्टेज 1। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी भी आप देखो कि यहाँ पे अभी भी जो है वो 200 EMA, जो आपको ये वाइट लाइन दिख रही है, दिस वाइट लाइन इज 200 EMA। ठीक है, सो ये वाइट लाइन 200 EMA है एंड आप देख सकते हो फिर से ये 200 EMA के नीचे आ गया। तो जब तक ये 200 EMA के नीचे है, जब तक ये 200 EMA ब्रेक नहीं कर रहा है अप साइड में, सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 EMA सस्टेन कर चुका है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ देख सकते हैं, कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही इसने 200 EMA ब्रेक किया, इसमें यहाँ पे एक टाइटनेस बनी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक टाइटनेस बनी एंड इस टाइटनेस को आप ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रायर ट्रेंड आपको मिल गया। ठीक है, एक्सपेंशन आपको मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन आपको मिल गया, आपको ये स्टेज 2 पता चल गया कि यार ये स्टेज 2 है क्योंकि ये 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर चुका है एंड इसके पहले ये जो है स्टेज 1 है, ये सब आपको पता चल चुका है। सो येस यू कैन ट्रेड दिस। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली से ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ आप देखो, ये जो है आप कह सकते हो ये इसका फर्स्ट बेस बना। ठीक है, ये इसका फर्स्ट बेस बना ऑफ क्या, स्टेज 2। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, उसके बाद स्टॉक जो है फिर से काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन में फंस गया। तो जब स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में फंस जाता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक कितने बड़े कंसोलिडेशन में था। ये देखो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में। ठीक है, सो आप इस पूरे बेस को फिर से स्टेज 1 मान सकते हो। ठीक है, अब आप EMA भी देख सकते हो, ये 200 EMA के नीचे आ रहा है। ठीक है, ये बेस जो है आप इस अगर मैं ऐसा एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इस बेस में, तो आप देख सकते हो इस बेस के अंदर 200 EMA है। ठीक है, तो जब तक इस बेस के अंदर 200 EMA है, इसे हम फर्स्ट बेस ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो सेकंड बेस जो होगा वो 200 EMA को टच नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सेकंड बेस, ये 200 EMA को टच नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से क्या होता है, इस स्टेज 1 का ब्रेकआउट आता है एंड फिर से यहाँ पे ये स्टेज 2 बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 200 EMA को टच बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा दूर से ही पार हो गया एंड उसके बाद क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट आया, स्टॉक चल गया। ठीक है, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में इसका ब्रेकआउट आया, फिर ये एक और बेस बना एंड अब देखो बेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। कितना क्लियर बेस है, कितना क्लीन बेस है, आगे मैं बताऊँगा कैसे क्लीन बेस हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ बेस 1। ठीक है, दिस इज़ बेस 2 एंड इसके बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और भी बेसिस मिलते जाएंगे। दिस इज़ बेस 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ बेस 3। ठीक है, एक सेकंड, ओके, सो दिस इज़ बेस 3, दिस इज़ बेस 4। अब देखो बेस 3 के बाद देखो स्टॉक थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, बहुत इरेटिक मूव्स दे रहा है। कभी देखो इस कैंडल में देखो ऐसे नीचे आ गया, फिर ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो बहुत वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। अब बेस 5 में देखो कितना छोटा सा बेस है, देखो बेस 4 से कितना छोटा बेस है और कितनी वोलेटिलिटी है। यहाँ पे इसका रीज़न भी था, इलेक्शंस थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर स्टॉक ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे जब 6th बेस बनाया तो इसमें इस बेस में आप देख सकते हो कोई भी अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया एंड अब जो है यहाँ पे रिवर्सल आ गया है। सो दिस इज़ द होल थिंग, दिस इज़ द होल स्टेज एनालिसिस। ठीक है, जो आपको समझना था बेसिक टू एडवांस स्टेज एनालिसिस में यही है। ठीक है, और आपको यही चीज़ें याद रखनी है। आपको बस ये समझना है कि कब आपको रुकना है। आपको पहला बेस ट्रेड करना है स्टेज 2। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है स्टेज 2 का पहला बेस ट्रेड करना है, दूसरा बेस ट्रेड करना है, तीसरा करना है कि नहीं करना है, चौथा छोड़ दो तो बेटर है अगर हाई RS स्टॉक है बहुत, जिसमें जैसे इस स्टॉक में बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, ये स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा था, इस वजह से आप ट्राई कर सकते हो। फिर 5th होते होते स्टॉक को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट करना है। अगर वो ऊपर चला भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका होता है और रिवर्स करने वाला होता है। आप देखो ना यहाँ पे फर्स्ट बेस के बाद स्टॉक कितना ज़्यादा चल गया। आप देखो यहाँ पे मैं अगर आपको मेज़र करके दिखाऊँ, आई थिंक ये रहा। सो ये फर्स्ट बेस था, इसके बाद देखो स्टॉक ऑलमोस्ट
1500% मतलब 15 गुना हो चुका है स्टॉक। तो आपको लग रहा है फिर भी यहाँ से चलने वाला है ये स्टॉक इतने छोटे छोटे बेस बना के? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, सो यही चीज़ है। अब इसके आगे आगे वीडियोज़ में हम बात करेंगे सेटअप्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था, जैसे क्लासिक VCP IHST। तो VCP के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ ये मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। दिस वीडियो इज़ फुल्ली आप कह सकते हो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था ऑन स्टेज एनालिसिस की, व्हाट इज स्टेज एनालिसिस। ठीक है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से जा करके नोट्स से नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो। स्टॉक मैंने बता दिया RVNL था, आप जाके खुद भी ये चीज़ें देख सकते हो कि कैसे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है। एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।